Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नेटो के आ रहे हैं और जयशंकर के आ रहे हैं। उसको दो तरीके से देखने की आवश्यकता है। सभी स्टेटमेंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि एक कंसर्टेड अटैक है यूएन से और नेटो से भारत के विरुद्ध। मैं यूएन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएन में जो चेंजेस भारत जो एक्सपेक्ट करता है वो हो नहीं रहे, और नेटो की तरफ से तो झूठे मूठे आरोप हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्क रुट्टे ने बोला कि उन्होंने पुतिन इमेजिनरी कन्वर्सेशन जो बात किया उन्होंने, दैट पुतिन और मोदी जी के बीच में बात हुई और इमेजिनरी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो फॉरेन ऑफिस, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने उसको खंडन में किया, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में किया, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। ओके, क्योंकि भारत का कम्युनिकेशन विद एनी फॉरेन लीडर वो इतना ज़्यादा सिक्योर होता है, इट कैन नॉट बी ईव्स ड्रॉप्ड। भारत ने ऐसा बहुत बार किया है पाकिस्तान के साथ या बाकी देशों के साथ, लेकिन जो भारत का कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स है वो अलग ही रहता है। अब दूसरा बात आती है यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है और जयशंकर भी यहाँ पे थे और हैं अभी, और उनका मीटिंग्स चल रही हैं। आज उनकी स्पीच भी हुई एंड देन उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बात किया कि हम लोग यहाँ पे बहुत, लाइक वी आर गैदर्ड हियर 8 decades सिंस द फाउंडिंग ऑफ दिस यूनिक बॉडी। भारत फाउंडिंग मेंबर है। भारत ने अपना परमानेंट सीट दिया था चाइना को बिकॉज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने यूएन को रिमाइंड भी कराया कि नॉट जस्ट प्रिवेंट वॉर बट टू बिल्ड पीस, नॉट जस्ट टू डिफेंड राइट्स बट टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यूनाइटेड नेशंस जो है has failed in many aspects. उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। Why it was created? It was created to legalize the gains, illegal gains of Western powers. और पहले तो जिस तरह जो वेस्टर्न कंट्रीज बात करती थी was purely opinions, indexes और orders। ये 3 बात होती थी। किसी भी देश के ऊपर जाके कुछ भी बोल देना और उसको यूएन चार्टर के थ्रू फोर्स करा देना इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिफॉर्म्स एंड पीस। पीस के नाम पे पीस बिकेम ए यूफेमिज्म फॉर वॉर, ह्यूमन राइट्स बिकेम यूफेमिज्म फॉर रिजिम चेंजिंग ऑपरेशंस, और रिफॉर्म्स बिकेम यूफेमिज्म फॉर रिजिम चेंजिंग ऑपरेशंस अगेन। इन तीनों के नाम पर यूनाइटेड नेशंस ने बहुत लोगों के साथ गेम्स खेले। एक्चुअली the permanent 5 are the only members who have the advantage in the UN. बाकी सब secondary. Just imagine कि what is the power which, मतलब जो US का जो पावर है सारी कंट्रीज़ के विरुद्ध चले जाए। तो दुनिया भर के देशों को इन 5 कंट्री से डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो अगर US का सपोर्ट है तो you get 3 people with you। उसमें कोई भी एक वीटो कर सकता है अगर यूएस का सपोर्ट है। तो यू हैव टू बी आइदर इन द यूएस सपोर्ट कैंप और चाइना कैंप और रशिया कैंप। ये 3 ही कैंप्स हैं वर्ल्ड में। अब भारत जो बात कर रहा है और बोल रहा है कि रिफॉर्म्स में एक्सपेंशन की, उसमें भारत भी उसमें ऐड होना चाहिए। बट वो क्या ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको डर है कि भारत अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है, ब्रिक्स की बात कर रहा है, या फिर वो किसी और मल्टीलैटरल नॉन अलाइन मूवमेंट में है। नॉन अलाइन मूवमेंट इज नो अलाइन मूवमेंट। सो आपको इन्हीं 5 में से किसी का एक पक्ष लेना पड़ेगा। देन यू हैव सम पावर इन द यूएन। दिस इज व्हाट द यूएन इज। इसलिए यूएन जो है डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से डिजिटल आईडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो
कोविड के सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखा। उनको मालूम था कहाँ से आया कोविड। अमेरिका और चाइना दोनों देश इन्वॉल्व थे, इसलिए कोविड का इम्पैक्ट उन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा पड़ा। बाकी देशों पे भी पड़ा, लेकिन उन दोनों देशों में सबसे ज़्यादा पड़ा कोविड का इम्पैक्ट, क्योंकि ओरिजिनेशन दोनों से कैसे था। लेकिन इन सब फैक्ट्स को छुपाया गया। तो जयशंकर जी की बहुत सारी लाइंस, वो भारत की ऑफिशियल पोजीशन भी है। तो फोर्सेस अनलीश्ड बाय हिस्ट्री सिंस द फाउंडिंग ऑफ यूएन प्रोपेल्ड दिस बॉडी फॉरवर्ड। As decolonization advanced, the world began to return to its natural diversity. Decolonization जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू नहीं हुआ है, decolonization हुआ बिकॉज ऑफ द लोकल पीपल, नेचुरल डाइवर्सिटी, नेचुरल कॉजेज से decolonization हुआ। इसी decolonization का बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप भाषा को ओरिजिनल कर देते हैं तो decolonization ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाषा, भोजन, पूजा पद्धति ना, पूजा पद्धति में जैसे फिलीपींस है, क्लासिकल केस है, फोर्स कन्वर्जन, स्पेनिश फोर्स कन्वर्जन इज फिलीपींस। साउथ अमेरिका भी फोर्स कन्वर्जन बाय स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज दोनों से हुआ, दो और पोर्चुगीज दोनों से हुआ है। लेकिन फोर्स कन्वर्जन इज द मेजर प्रॉब्लम, और उसको रिवर्स करने के लिए भाषा, भोजन, पूजा पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा ओरिजिनल लानी चाहिए, भोजन ओरिजिनल होना चाहिए, और पूजा पद्धति। डीकोलोनाइजेशन में पूजा पद्धति पे कभी कोई बात हुई नहीं कि अगर आपने रिप्लेस किया है लोकल्स को विद यूरोपियन वेटिकनिज्म जो चलता है उनका, देन दैट थिंग हैज़ टू बी क्लोज डाउन। देन उसके बाद नेचुरल मंदिर खुलने शुरू हो जाएंगे जो लोकल लोगों के हैं। लेकिन उस पर कभी भी यूनाइटेड नेशंस ने बात ही नहीं किया है। यूनाइटेड नेशंस ये भी बात नहीं किया है कि भाषा जो है लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, रोमन लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोमन लेटर्स में भी भाषा जो डाउनग्रेड होती है। भाषा भी ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि देवनागरी शुड बी देवनागरी। हिंदी बोलते हैं वो कभी भी रोमन लेटर्स में हिंदी ना लिखें, बिकॉज उससे एक तो प्रोनाउंसिएशन खराब होता है, दूसरा जो देवनागरी जो उसका ओरिजिनल एसेंस है भाषा का चला जाता है। देवनागरी जो है सबसे ओरिजिनल स्क्रिप्ट है और उसमें प्रोनाउंसिएशन किसी भी भाषा का लिखा जा सकता है। आप देवनागरी में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ट्राई करिएगा कभी, लेकिन उसमें आपका जैसे जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वही रहेगा। कोई भी पढ़ सकता है उसको, उसी तरह से पढ़ेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ देवनागरी। लेकिन उन सबको हटाया गया, फिलीपींस में हटाया गया, टर्की में हटाया गया, साउथ अमेरिका में हटाया गया, नॉर्थ अमेरिका में तो पूरा ही हटा दिया गया फॉर नेटिव अमेरिकन। कुछ वो बोलते हैं नेटिव अमेरिकन को स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट है उनका, सस्क्वाचन स्क्रिप्ट है उनका, लेकिन उसको कभी भी पढ़ाया नहीं गया अमेरिकन को, क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन्स हैं, सेटलर्स हैं। उन्होंने अपनी भाषा बोली, हम इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि कॉलोनाइजर्स भाषा थी, ताकि वो समझ सकें वो लोकल क्या बात कर रहे हैं। तो जो नाम था उनका, लोकल जो नाम था उसको इंग्लिश में कर दिया, रेड हॉर्स, वाइट क्लाउड, रेड बीकन, ऐसे करके नाम कर दिया उन्होंने। ब्राउन हॉर्स, वाइट ईगल, टोमाहॉक, ये सब नाम कर दिया। तो ये इसके ऊपर यूएन में कभी बात ही नहीं हुई। और उन्होंने क्वेश्चन भी किया, हाउ हैज़ द यूएन लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस। यूएन का कुछ भी, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग यूएन हैज़ लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस टिल डेट। यूक्रेन हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, एंड सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स तो न्यूज़ में भी नहीं लाई जाती। ये सारी यूएन से क्रिएट की गई। अगर यूएन बनता तो फर्स्ट थिंग उनको करना चाहिए था रीफॉर्मेटिंग द बॉर्डर्स को ओरिजिनल स्टेट में लाया जाए। तो बॉर्डर्स अगर ओरिजिनल स्टेट में आएंगे तो आधे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान गायब हो जाएगा। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, तो पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा, वो इलीगल स्टेट है। बांग्लादेश को हटाना पड़ेगा, इलीगल स्टेट है। फिर यूएन के माध्यम से रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस जो किए गए, क्लासिकल केसेस इराक वॉर में यूएन सैंक्शन से
29 कंट्रीज़ ने अटैक किया था इराक के ऊपर, 28 कंट्रीज़ ने अटैक किया था इराक के ऊपर। तो वो सारे इंसिडेंट्स को एकदम हटा दिया गया। तो यूएन ने कभी पीस की बात की नहीं है, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस की बात की है। तो हाउ इज इट यूएन रेलेवेंट टुडे? और भी उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब वर्स्ट थिंग था कि अमेरिका में होके, ट्रम्प को तो पसंद नहीं है ब्रिक्स, न्यूयॉर्क में ब्रिक्स की मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, फिर G20 की मीटिंग हुई, जो कि फिर भी वो भी अमेरिका को पसंद नहीं है, G21 वो, और इन सब में भारत ने लीड किया। तो व्हेन भारत होस्टेड दीज क्रिटिकल मीटिंग्स इन न्यूयॉर्क, तो दुनिया को भारत ने बता दिया कि भाई हम अपनी तरफ से बात करेंगे, अपने तरीके से बात करेंगे। वी डोंट केयर कि आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छा तो एक ही है, युद्ध करो, आर्म्स बेचो, पैसा कमाओ, दैट्स ओनली डिज़ायर यू है। तो बड़ा तगड़ा जवाब दिया जयशंकर ने इन यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क में बैठ के उन्होंने किया। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स तो हम लोग को सबको मालूम ही है कि रिजर्व करेंसी वर्ल्ड इज़ गोइंग अवे, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। अब भारत इज़ अ नेट कंज्यूमर, तो जो सबसे ज़्यादा खरीदता है या कंज्यूम करता है, दैट शुड बी द मेन रिजर्व करेंसी। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ वुड लाइक टू बाय इंडियन रुपी, क्योंकि अगर भारत में बेचना है तो भारत इज़ नेट कंज्यूमर, तो आपको भारत की करेंसी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। वाई यू हैव टू डिपेंड ऑन डॉलर? तो ये नेचुरल नेसेसिटी आ रही है, विच एवरीबडी नोज, अमेरिका को भी मालूम है। और अमेरिका जिस तरह यूएन को ट्रीट कर रहा था, जैसे ट्रम्प आए, एस्केलेटर बंद हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, बिकॉज अमेरिका ने भी वैसे ही ट्रीट किया यूएन को। अमेरिका ने ही, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही यूएन को डिस्ट्रॉय किया है। अब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आएगा या नहीं आएगा, वी डोंट नो। भारत तो अभी भी उसको चलाना चाहता है, लेट्स सी हाउ इट गोज। चलाना चाहता है वो। काउंटरिंग टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पाकिस्तानी जो था प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्या है वो नाम उसका, वो बोलता है हिंदुइज्म इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये बोलता है हिंदुत्वा ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। उसको पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में आज भी इस्लामिज़म ने मारे, उसके बाद कैथोलिसिज्म ने मारे, उसके बाद क्रिश्चियनिज्म ने मारे। ये 3 रिलीजन्स हैं। हिंदुइज्म की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से एक भी ऑर्गेनाइज किलिंग प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ है, एक भी। उनका अटैक है सिर्फ भारतीय गवर्नमेंट पे, क्योंकि उनकी सेना उनको पीट देती है हर बार आके। इस बार भारतीय सेना को अपना काम पूरा खत्म करना चाहिए। अगला मौके का भी इंतजार ना करें। नारद मुनि बोलते हैं अगला मौका शायद मिले या ना मिले, और हो सकता है अगला मौका में हार भी जाए। तो पृथ्वीराज चौहान या जो पिछले जो हमारे जो महाराज थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट भगवान राम ने भी ऐसा नहीं किया, मौका नहीं दिया। जब मौका मिला रावण को मार दिया, कौरवों को भी पांडवों ने मार दिया जब मौका मिला, छोड़ा नहीं दुर्योधन को जिंदा, चलो अब चलते हैं, छोड़ो, हार गया। ऐसा नहीं किया, उसको दंड दिया, उसको चॉइस दी कैसे लड़ोगे, और उसने एक चॉइस एक्सेप्ट करी कि मैं ऐसे लड़ूंगा, फिर उसको दंड दिया गया। ये शास्त्रों से सीखें, रामायण से सीखें, महाभारत से सीखें, और इस कमजोरी में ना रहे कि आपको मौके मिलते रहेंगे। कितने कितने सैनिकों का बलिदान होगा, ये सोचना चाहिए। चलिए पिछली सरकारें तो मूर्ख थी, अब ये सरकार तो अच्छी सरकार है। अब इस सरकार को भी इसी प्रकार से काम करना चाहिए। मौका मिले पूरा रूट से सफाई की जाए, और चाहे उसके लिए कितना भी एफर्ट लगे करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करते रहेंगे ये लोग। और दुनिया को भी दिखना चाहिए कि जब आप भारत से अब लड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका आउटकम क्या निकलता है। तो इस पाकिस्तान के बहाने से अमेरिका को मैसेज जाएगा। अभी तो सिंदूर में सैंपल दिखाया था, लेकिन जब आपने ऑपरेशन रोक दिया तो उन्होंने सारा मरम्मत कर ली, और फिर झूठ भी बोल दिया दुनिया को, क्योंकि मीडिया उनके कंट्रोल में है। वेस्ट ने मीडिया पे अपना कंट्रोल रखा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो आगे है।
और भारत में उनका ही सोशल मीडिया चलता है। अभी तो शुरू हुआ है भारत का, बट ज़्यादातर भारत में उनका ही सोशल मीडिया चलता है। तो भारत को इस बार कोई एक्शन लेना चाहिए तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और एक उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, टेररिज्म इज़ अ शेयर्ड थ्रेट। एक्चुअली टेररिज्म का कोई डेफिनेशन ही नहीं क्रिएट किया गया। डेफिनेशन उसके टेररिज्म का ऐसा होना चाहिए कि जो टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म तो रिलीजन से कनेक्टेड है। इस्लामिज्म, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, चारों अलग होते हैं। कैथोलिसिज्म अलग होता है, क्रिश्चियनिज्म अलग होता है। दोनों को मिक्स मत करा करिए। कैथोलिसिज्म वेटिकन से चलता है, क्रिश्चियनिज्म चर्च ऑफ इंग्लैंड से चलता है, वेस्टमिंस्टर एबे वहाँ से चलता है। दोनों अलग अलग होते हैं। उनको कंबाइन करके सबको क्रिश्चियंस नहीं बोला जाता है। क्रिश्चियंस सिर्फ चर्च ऑफ इंग्लैंड से होते हैं। ओके, तो टेररिज्म का मेन डेफिनेशन ये है, यूजिंग रिलीजन टू डिस्ट्रॉय द आइडेंटिटी ऑफ पीपल थ्रू वायलेंस। ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर कोई और डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सनातन धर्म से ने, और इसमें भी होना चाहिए, हु इज अटैकर, हु इज डिफेंडर। अटैकर्स, डिफेंडर्स हैव द राइट टू डिफेंड, अटैकर्स, तो द पर्सन हु इनिशिएट्स इज द टेररिस्ट। और उसमें डिफरेंस होना चाहिए कि ये रिलीजन के नाम पे किया गया, वेरी क्लियर। और अगर जब नेशंस अटैक करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, वो वॉर हुआ, बैटल हुआ, टेररिज्म नहीं हुआ। वो टेररिज्म नहीं हो सकता, बिकॉज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग एन एक्शन फॉर ए डिफाइंड आउटकम। वो बोल रही है आप लड़ो, आके सेना लेकर आओ, पूरी ताकत लेकर आओ। दैट्स नॉट टेररिज्म, दैट्स अ वॉर, दैट्स अ बैटल। टेररिज्म हुआ कि इनोसेंट्स को मार दिया जाके फॉर रिलीजन, जैसे पहलगाम में हुआ था या कहीं और हुआ था। इस तरह का डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, क्लियर होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का पर्पस है, होना चाहिए। बट ऐसा कोई डिस्कशन तो होगा नहीं। उन्होंने ये भी बोला यूनाइटेड नेशंस इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, और क्रेडिबिलिटी तो नहीं हो, यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता रिफॉर्म उसका। सबसे बड़ा रोड़ा यूनाइटेड नेशंस के सामने है अमेरिका, नॉट रशिया, नॉट चाइना, नॉट यूके, नॉट फ्रांस, अमेरिका, यूएसए। और क्लाइमेट जो प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि पूरा क्लाइमेट चेंज वाज अ होक्स। अब बिगेस्ट पोल्यूटर्स ऑफ अर्थ वो है वेस्टर्न कंट्रीज। कंज्यूमरिज्म ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ द प्लैनेट। अगर वेस्टर्न कंट्रीज का फेक डॉलर बेस्ड कंज्यूमरिज्म नहीं होता तो चाइना की फैक्ट्रीज या बाकी जगह की फैक्ट्रीज कैसे चलती? तो दे जस्ट ट्रांसपोर्टेड पॉल्यूशन टू सम अदर कंट्री, दैट वाज द मेन रीजन। चाइना ने जॉब्स चुराई नहीं, उनको गिफ्ट दी गई जॉब्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। और भारत को नीचे करने के लिए वहाँ के जो एजुकेटेड पीपल है उनको H1B के थ्रू भारत अमेरिका, ताकि देयर इज नो टैलेंट लेफ्ट इन इंडिया टू डेवलप इंडिया। उनको मालूम था इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, है ना? तो H1B रिस्ट्रिक्शन इज अ बून टू भारत, टेम्परेरी। और सैलरीज तो वैसे ही वापस पहुंच जाएंगी उस तरह की भारत में भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग और रिटेनरशिप ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आई नो इट कैन बी इनिशियल, लेकिन सेविंग्स विल बी नेट मोर इन भारत। अब उन्होंने एक और बात किया, उन्होंने बात किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेस्टर्न सहारा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गोलान हाइट्स, साइप्रस, लेबनन, एबे, साउथ सुडान, सोमालिया, मेजॉरिटी प्लेसेस इन अफ्रीका। Who steals the maximum from Africa? Europe. Uranium, gold, silver, rare earth, यूरोप एंड अमेरिका, दो ही कंट्रीज। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी उन्होंने क्रिएट किए हैं और यूनाइटेड नेशन से पीस भी करने गए। दैट्स वाई मैं कभी भी आई डोंट सिंपैथाइज विद राइट्स इन फ्रांस।
और वो उसमें आपको लगता है कि सिर्फ फ्रेंच का हाथ है या अफ्रीकन कंट्रीज़ का हाथ है, नहीं, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, यूके भी इन्वॉल्व है। वो चाहते हैं कि फ्रांस अनस्टेबल रहे तो उसके वेपन्स नहीं बिकेंगे, रफाल, तो फ्रांस के साथ भी गेम खेलते हैं लोग, एंग्लो सैक्सन्स फेयर वर्सेस सैक्सन्स फेयर, वो गेम चलता रहता है। बिकॉज ऑफ ऑल द सेक्शन कंट्रीज, जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू वायबल इकोनॉमीज, वो सिर्फ दो ही है, इटली थर्ड है, बट यूके डोमिनेट्स एवरीबडी एल्स, पॉलिटिक्स में भी, इंडस्ट्री में भी, क्योंकि यूके के 4 कॉलोनीज हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, these are the 4 ओरिजिनल कॉलोनीज। तो आत्मनिर्भरता उन्होंने बात किया, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास। तो आत्मनिर्भरता तो सबको, वेस्ट डजंट लाइक इट, आत्मरक्षा वेस्ट डजंट लाइक इट, कोशिश करते रहते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। आत्मनिर्भरता दे डू, बट डिस्पाइट द वेस्ट, इंडिया इज ग्रोइंग ऑन ऑल 3 एरियाज। आत्मविश्वास वो तो मालूम ही है भाई, विश्वास तो हमारे अंदर बहुत है। तो बट वन लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैनी ऑफ आवर एजम्पशंस एंड एक्सपेक्टेशंस नो लॉन्गर होल्ड। बिल्कुल सही बात है। जो एक्सपेक्टेशन दुनिया की थी यूनाइटेड नेशंस के साथ, इनफैक्ट भारत तो बहुत रिस्पेक्ट देता है, कुछ ज़्यादा ही देता है, वो डू नॉट होल्ड दिखता है। वो यूनाइटेड नेशंस इज जस्ट अ प्लेस फॉर, सबको स्पीच मिलती है 1 साल में बोलने के लिए, इट्स लाइक द WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, but the official version, World Economic Forum is an unofficial version. और international cooperation must prevail. Islands of prosperity cannot flourish in an ocean of turbulence. ये तो बिल्कुल वार्निंग था वेस्ट के लिए कि आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लिटरली अमेरिका तो आइलैंड ही है और यूरोप भी आइलैंड है और सारी जगह उन्होंने गड़बड़ी फैलाई हुई है, तो हाउ कैन दे फ्लरिश। भारत के चारों ओर भी फैलाई हुई है, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, नेपाल है, सब जगह फैला दी है, कैसे करेंगे। तो वेस्ट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। ये रिलीजन्स जो है इनके, जो है ना अब्राहमिज्म बेस्ड, इतना ह्यूमन राइट्स से इनका कोई संबंध ही नहीं, आपस में भी नहीं है। शांति तो इनको भूल जाइए आप, शांति तो भूल ही जाइए यहाँ पे। तो every member who can make this world a better place must have the opportunity to do their utmost. A reformed multilateralism is the only way. यहाँ पे multilateralism की बात करी है through international forums. भारत has always supported, क्योंकि भारत को बिजनेस करना आता है, इन लोगों को बिजनेस करना नहीं आता है। इनका होता है माई वे और द हाईवे, आप मुझे फॉलो करो, आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो फॉलो करो, कंट्रोल फ्रीक्स है, इट्स माई वे। तो पहले तो लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया, कॉलोनाइजेशन के पीरियड में लोगों ने बहुत टॉलरेट किया। टॉलरेट करना भी पाप होता है, कुछ ज़्यादा हद से टॉलरेट करना भी पाप होता है, इतना नहीं करना चाहिए, एक सर्टेन लिमिट पे टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा सहनशीलता दिखाई, हमारे क्योंकि नेताओं ने भी बहुत बोला आप सहन करिए, सहन करिए, सहन करिए। नहीं, शास्त्रों में तो पाप बोला गया है, टू मच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो भारत को बोलना चाहिए, मतलब असर्टिव रहना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से असर्टिव रहना चाहिए कि भाई ऐसा, हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो हम युद्ध करेंगे, या फिर आप हमको स्पष्ट बोलना पड़ेगा, गेट आउट ऑफ हियर, नहीं चाहिए आपका मदद, नहीं चाहिए आपका ओपिनियन। कैसे ओपिनियन चाहिए आपका? सो दैट मल्टीलैटरलिज्म इज नॉट पॉसिबल विद द वेस्ट, क्योंकि वो जो आदत पड़ गई है चर्च वाली की लेक्चर देना है, और जो बाकी लोग आप उनको सिविलाइज कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से ढालने को सिविलाइज बोल रहे हैं। अरे भाई हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म सिखा रहे हैं, मंत्र सिखा रहे हैं, हम सिविलाइज कर रहे हैं आपको। सिविलाइज उसको बोलते हैं, कर्म में आपको विश्वास दिला रहे हैं, कर्म में आपको विश्वास दिला रहे हैं, धर्म आपको सिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं सिविलाइज करना। हम लोग कर रहे हैं ना आपके लिए। तो द 9th decade ऑफ द UN, अभी 90वां दिल चलेगा, लीडरशिप एंड होप। 90th year of UN must be of leadership and hope.
यूएन से आप लीडरशिप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जब उसके सारे जो लीडर्स हैं, अभी जो भी उसके चीफ है, वो सारे वेस्ट अपॉइंट करता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना है यूएन का नैरेटिव शुड नॉट गो आउट ऑफ द वेस्ट। भारत को बोलना चाहिए वी विल सिविलाइज यू, यू कांट सिविलाइज अस, वी विल सिविलाइज यू। तो आई थिंक समवेयर हम लोग को अपना आत्मविश्वास की बात भी करनी है, कि घमंड भी नहीं, आत्मविश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है, कि हमारे वेदों ने, हमारे इतिहास ने, हमारे शास्त्रों ने हमको इस लायक किया है कि हम आपको बताएं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो एटीट्यूड हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन ऑफिसेज में, सब जगह लाना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिकन और या यूरोपियन जो एम्बेसडर्स होते हैं, सारे अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन ओपनली प्लान करते हैं भारत। ऐसा कब हुआ है कि भारतीय जो फॉरेन स्टाफ है, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टाफ है, वो उसी तरह की एक्टिविटीज़ करे अपोजिशन के साथ। बोला जाता है कि आप लोग लोकली आप रेस करिए, इतनी बड़ी डायस्पोरा है, नहीं, ऑफिशियली कहाँ कर रहे हैं अमेरिका, भारतीय दूतावास क्या कर रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड ऑल्सो। लेकिन एक बात अच्छी है कि जयशंकर जी ने पुट्स वेस्ट ऑन नोटिस कि अब हम नहीं सुनेंगे आपकी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सिविलाइज होना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा, आपको जो इलीगल ऑक्यूपाइड लैंड्स उनको वापस करना पड़ेगा। आपको अगर शांति चाहिए दुनिया में, तो आपको उन कंट्रीज के विरुद्ध एक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर एक्ट करने से आप डरते हो। तो बड़ा स्ट्रांग मैसेज है, और उन सबको समझ में आया है कि क्या बोला है उन्होंने, क्योंकि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर की बातें दुनिया सुनती है, तो समझ में आया है। और प्लस उन्होंने जो ब्रिक्स की मीटिंग्स करी और G20 की मीटिंग्स करी, G21 की मीटिंग्स करी, दैट हैज पुट द वेस्ट ऑन नोटिस। तो चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए और चैनल को आगे बढ़ाइए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दुनिया को बताइए, ताकि हम लोग धर्म के विषय में ज़्यादा डिस्कशन करें। और इस मंगलवार से आपका बुधवार, आपका मंगलवार की रात होगी, मेरा मंगलवार का सुबह होगा। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार दोनों दिन लाइव शोज होंगे। रामायण जो होगा मंगलवार को होगा दूसरे तरीके से, मेरे जोग्राफिकल तरीके से, और बृहस्पतिवार को विल बी महाभारत लाइव शोज। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।